नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा सहित उत्तर भारत में हल्की बारिश। आज इन राज्यों में झमाझम बरसात की संभावना, अलर्ट हुआ जारी। हरियाणा के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों और NCR व दिल्ली में सुबह से ही बिखराव वाली बारिश देखने को मिली। साथ ही हरियाणा में भिवानी, हिसार, लोहारू, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी आदि जिलों में शाम को बिखराव वाली हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली। जल्द ही 2 से 3 दिनों तक हरियाणा व NCR दिल्ली में पूर्वी नमी वाली हवाओं से हल्की बारिश और तेज गति से हवाएं चलने की संभावनाएं बन रही है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। वहीं 22 से 23 अगस्त के दौरान हरियाणा के दक्षिणी और पश्चिमी व पूर्वी तथा कुछ केंद्रीय हिस्सों और NCR दिल्ली में भी लगातार इस मौसम प्रणाली का आंशिक प्रभाव देखने को मिलेगा, जबकि हरियाणा के उत्तरी जिलों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस दौरान 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावनाएं बन रही है। सोलर वाटर पंप सिस्टम के लिए 23 अगस्त यानी कल से आवेदन शुरू। मिलेगी 75% सब्सिडी। आप भी उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा 3 HP से लेकर 10 HP तक के सौर ऊर्जा पंप किसानों को 75% अनुदान पर दिए जाएंगे। यह योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा द्वितीय चरण में 3 HP, 5 HP, 7.5 HP व 10 HP के पूरे हरियाणा में लगभग 20,000 सौर ऊर्जा पंप 75% अनुदान पर दिए जाएंगे। ये सिस्टम केवल उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई, फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हो और साथ ही खेत में जमीनी पाइपलाइन दबाकर सिंचाई करते हो। जो किसान सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगवाना चाहते हैं वे सरल हरियाणा पर 23 अगस्त यानी कल से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। किसान जिस कंपनी से सिस्टम लगवाना चाहता है उस कंपनी का चयन ऑनलाइन आवेदन करते समय करना होगा। स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए चलाए जा रहे ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बयान जारी करते हुए कहा कि ये तबादले हर छात्र को शिक्षक और हर शिक्षक को छात्र के लिए दिए जा रहे हैं। चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से ट्रांसफर ड्राइव का कार्य निष्पक्ष और सही तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर ड्राइव के दौरान विभाग की ओर से जब रेशनलाइजेशन किया गया तो पाया कि कुछ स्कूलों में अध्यापक तो हैं लेकिन छात्र नहीं है, जबकि कई स्कूलों में छात्र संख्या अच्छी है लेकिन शिक्षक कम है। इसी को देखते हुए विभाग की कोशिश है कि सभी स्कूलों में सभी छात्रों को पूरे अध्यापक मिले। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि विभाग की कोशिश है कि विज्ञान संकाय का भी इन तबादलों में विशेष ध्यान रखा जाए ताकि विज्ञान विषय के छात्रों को भी पर्याप्त संख्या में शिक्षक मिल सके। स्कूलों को बंद करने और पदों को खत्म करने की खबरों को उन्होंने निराधार बताया। साथ ही कहा कि कुछ स्कूल विभाग की ओर से मर्ज किए गए हैं जहाँ छात्र संख्या बिल्कुल ही कम थी और उन स्कूलों को भी 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सबसे नजदीक के स्कूल में ही मर्ज किया गया है। हरियाणा के मेवात जिले में लगाए जाएंगे इलेक्ट्रिकल संबंधित उद्योग। केंद्र ने मंजूर किए 500 करोड़ रुपए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि आने वाले समय में पलवल मेवात क्षेत्र की पहचान प्रगतिशील जिलों के रूप में होगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की प्रगति की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा मेवात में इलेक्ट्रिकल से संबंधित उद्योग लगाने के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिससे यहाँ औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्ताव रखते हुए कहा कि यदि कोई ग्राम पंचायत सरकार को 200 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा देती है तो सरकार यहाँ आधुनिक वेयर हाउस लगाने को तैयार है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुंबई दिल्ली सुपर हाईवे बनने से यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगेंगे और इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वे रविवार को पलवल जिले के गांव कोट में JJP द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानों से आह्वान किया कि वे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं। उन्होंने कहा कि इससे फसल बेचने के 72 घंटे के अंदर फसल की राशि किसानों के बैंक खाते में पहुँचने की सुविधा मिलेगी। सर्वे एजेंसी की गलती का भुगतान करेगी जनता। प्रॉपर्टी ID ठीक करवाने को देने होंगे 5,000 रुपए। प्रदेश के नगर निकायों में सरकार द्वारा निजी कंपनी के माध्यम से प्रॉपर्टी सर्वे करवाया गया था। इसमें बड़े पैमाने पर मिली त्रुटियों को दुरुस्त करवाने के लिए नागरिक महीनों से निकाय कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। असलियत यह है कि सर्वे एजेंसी बार बार दावे आपत्तियां लेने के बाद भी शिकायतों का समाधान नहीं कर पा रही है। लेकिन अब सरकार के निर्णय के अनुसार प्रॉपर्टी ID की खामियों को 2 दिन में दुरुस्त करने के लिए नगर परिषद 5,000 रुपए वसूलेगी। अब हरियाणा सरकार ने तत्काल समाधान नाम से एक नई शुरुआत की है। इसके तहत गलतियां मात्र 2 दिन के अंदर सुधारने के लिए नागरिकों से 5,000 रुपए वसूले जाएंगे। नागरिकों में सरकार के इस रवैये से नाराजगी व्याप्त है। इन त्रुटियों के लिए नगरवासी नहीं बल्कि स्थानीय शहरी निकाय विभाग द्वारा अधिकृत निजी एजेंसी जिम्मेदार है। तो फिर नागरिकों से 5,000 रुपए क्यों वसूले जा रहे हैं? इसी को लेकर जनता में रोष व्याप्त है।
एक दशक में दूसरी बार बेजुबानों पर आफत, मुंह खुर और गलघोटों की बीमारी भी बनी थी पशुओं का काल। गुजरात के बाद राजस्थान और पंजाब में पशुओं को शिकार बनाने वाला लंपी वायरस पशुपालकों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। इस वायरस का रेवाड़ी जिले में अभी तक कोई केस सामने नहीं आया है, परंतु इसकी प्रदेश के दूसरे जिलों में दस्तक पशुपालकों की चिंता बढ़ा रही है। महेंद्रगढ़ जिले के पशुपालक करीब एक दशक पहले मुंह खुर और गलघोटू बीमारी की बड़ी संख्या में अपने पशुओं को काल का ग्रास बनते हुए देख चुके हैं। साल 2013-14 में महेंद्रगढ़ जिले के साथ सटे गाँव में मुंह खुर और गलघोटू रोग ने सैकड़ों पशुओं को अपना शिकार बनाया था। उस समय इन बीमारियों से गायों की बजाय भैंसों की मौतें ज्यादा हुई थी। दोनों ही बीमारियों से डेयरी व्यवसाय को बड़ा झटका लगा था, लेकिन अब जिला पशुपालन विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। लिम्पी वायरस का कहर गायों पर मौत बनकर टूट रहा है। पशु चिकित्सकों के अनुसार इस रोग की एक बार फैलने के बाद काबू पाना मुश्किल हो जाता है। हवा में उड़ने वाले वायरस होने के कारण एक पशु से दूसरे पशु में इसका संक्रमण होने की पूरी संभावनाएं हो जाती है। पशुपालन विभाग इस रोग को फैलने से रोकने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। कुरुक्षेत्र से दिल्ली के लिए जल्द शुरू होगी ट्रेन, हजारों यात्रियों को होगा फायदा। रेल यात्रियों ने कुरुक्षेत्र से वाया कैथल नरवाना में जींद होकर दिल्ली जाने वाली ट्रेन को नरवाना से दिल्ली वाया कैथल ट्रेन चलवाने की मांग की है। यह ट्रेन पिछले करीब 2.5 साल से बंद पड़ी है। इस ट्रेन को रेलवे ने 1 सितंबर से चलाने का निर्णय लिया है। इसके बाद ही इस ट्रेन के रूट को बदलने की मांग उठने लगी है। रेल यात्रियों को कहना है कि इस ट्रेन का जींद और रोहतक की तरफ से रूट होने के कारण अधिक समय लगता है। यदि यह रूट कुरुक्षेत्र से दिल्ली का होगा, समय की काफी बचत होगी। इसके साथ ही इस रूट पर व्यापार को अधिक बढ़ावा मिलेगा। इसलिए रेलवे से मांग है कि जल्द ही इस रूट पर दिल्ली जाने वाली ट्रेन को संचालित किया जाए। किसानों ने फिर किया दिल्ली कूच, टेकरी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी। किसानों ने एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली का रुख किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोमवार को प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए किसान रेलों में सवार होकर पहुंच रहे हैं। रविवार को भारी संख्या में किसान पंजाब से बहादुरगढ़ पहुंचे। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस भी अपनी तैयारियों में जुट गई। बहादुरगढ़ के टेकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग करते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी है। आने जाने वाले वाहनों की जाँच की जा रही है। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े अनेक संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए एमएसपी समेत तमाम लंबित मुद्दों पर राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का ऐलान किया है। किसान बिजली बिल, एमएसपी समेत कई मामलों पर सरकार से खफा है। हालांकि उनका कहना है कि वह फिलहाल केवल 1 दिन के प्रदर्शन के लिए यहां आए हैं। स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन, 12वीं पास के लिए सुनहरा अवसर। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी द्वारा स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। आपको बता दें कि यह भर्तियां रेगुलर आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वो अपने आवेदन भेज सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2022 है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार 12वीं पास होनी चाहिए तथा उनकी टाइपिंग स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार 12वीं पास होनी चाहिए तथा उनकी टाइपिंग स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। जनरल, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट 100 रुपए फीस होगी। वहीं न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1000 से ज्यादा पदों पर यह भर्तियां की जाएंगी। भिवानी को करोड़ों के विकास कार्य की सौगात, सीएम खट्टर ने क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र की रखी आधारशिला। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को भिवानी के खरखड़ी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखी और बागवानी फसलों पर एक सेमिनार में भाग लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र बहल की आधारशिला भी रखी। सीएम ने कहा कि क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र खरखड़ी बागवानी उत्पादन से संबंधित सभी विषयों पर अनुसंधान कार्य करेगा, जिसमें देश और विदेश में सभी स्थानों पर उपलब्ध फलों, सब्जियों, औषधीय और सुगंधित पौधों, मसालों आदि की किस्मों का संग्रह भी शामिल होगा। यह क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र दक्षिण हरियाणा की बागवानी की प्रगति में एक मील का पत्थर साबित होगा और किसान यहां से तकनीकी ज्ञान लेकर अपनी आय को दोगुना कर पाएंगे। यहाँ किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले पौधे और बीज भी मिलेंगे। साथ ही सीएम ने कहा है कि पशु चिकित्सा केंद्र बहल पशुओं में शल्य चिकित्सा में सक्षम होगा। इस केंद्र पर पशुओं के एक्सरे की भी सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्र में पशुओं के लिए डायग्नोसिस्ट लैब भी होगी, जो बीमारियों से पीड़ित पशुओं के विभिन्न प्रकार के नमूनों का निरीक्षण करेगी। यह पशु विज्ञान केंद्र लाभदायक पशुपालन खेती के लिए नवीनतम वैज्ञानिक जानकारी के लिए एक प्रशिक्षण और प्रदर्शन केंद्र के रूप में भी काम करेगा। हरियाणा के मानेसर में आएगी पाकिस्तानी सेना, करेगी युद्ध की तैयारी। भारत के साथ चीन और पाकिस्तान का सीमाओं पर विवाद जारी है। तीनों ही देशों के बीच समय समय पर झड़प होने की खबरें आती रहती हैं। वहीं अलग अलग देशों में सैन्य अभ्यास भी किया जाता है, जिसमें कई देश भी भाग लेते हैं। वहीं अब खबर आ रही है कि भारत और चीन जल्द ही एक साथ सैन्य अभ्यास में भाग ले सकते हैं। इतना ही नहीं, जानकारी सामने आ रही है कि सुरक्षा से जुड़े एक सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए पाकिस्तान भी इसी साल यानी भारत आ सकता है। यह अभ्यास हरियाणा के मानेसर में होने वाला है। इन अभ्यासों के लिए तैयारी की जा रही है। विवादों के बीच साथ में सैन्य अभ्यासों की खबर वाकई हैरान कर देने वाली है। यह अभ्यास इसी अक्टूबर महीने में किया जाना है।
भारत सरकार नहीं करेगी गेहूं का आयात, कहा देश में खाने के लिए पर्याप्त गेहूं है, हीट वेव के कारण पैदावार में आई है कमी। भारतीयों को खिलाने के लिए देश में पर्याप्त गेहूं है। सरकार ने रविवार को ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट को गलत ठहराते हुए यह दावा किया है, जिसमें कहा गया है कि देश में हर साल उत्पादन में कमी हो रही है, लगातार दाम बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से भारत सरकार गेहूं का आयात करने पर विचार कर रही है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन रूस युद्ध शुरू होने पर कहा था कि उनका देश दुनिया को गेहूं का निर्यात कर सकता है, लेकिन उत्पादन में कमी की वजह से निर्यात नहीं हो सकेगा। हीटवेव के कारण इस साल देश में गेहूं के उत्पादन में कमी आई है, जिसकी वजह से गेहूं की कमी को पूरा करना मुश्किल हो सकता है और सरकार को गेहूं का आयात करना पड़ सकता है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत में गेहूं खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, देश की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ की रेस में 6 नाम, सितंबर में लगेगी मुहर, पीओके और आईएसआई में काम कर चुके अधिकारी पहली पसंद। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने नए आर्मी चीफ की तलाश शुरू कर दी है। सितंबर में नए आर्मी चीफ के नाम पर मुहर लग सकती है। वर्तमान सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। नए आर्मी चीफ की दौड़ में 6 नाम सामने आ रहे हैं। पाकिस्तानी सेना में COAS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और CJCSC यानी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की नियुक्ति साथ में होती है। इसके लिए 4 स्टार रैंकिंग पा चुके जनरल्स दावेदारी करते हैं। पाकिस्तान में सेना प्रमुख की नियुक्ति 3 साल के लिए होती है। पाकिस्तानी मिलिट्री सोर्सेज की तरफ से यह बात साफ कर दी गई है कि बाजवा नवंबर में रिटायर हो रहे हैं। आपको यहाँ पर बताते चलें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के रहते भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसको लेकर बाजवा की काफी किरकिरी हुई थी। टू व्हीलर बिक्री के मामले में स्प्लेंडर टॉप पर जुलाई में इसकी 2.5 लाख यूनिट बिकी। 2,13,000 यूनिट बिक्री के साथ होंडा एक्टिवा दूसरे नंबर पर। जुलाई 2022 में सबसे ज्यादा टू व्हीलर बिक्री के मामले में हीरो स्प्लेंडर टॉप पर रही है। कंपनी ने बीते महीने इसकी 2,50,409 यूनिट बेची। इसके बाद 2,13,807 यूनिट बिक्री के साथ दूसरे नंबर पर होंडा एक्टिवा रही। इन दोनों के अलावा टॉप 10 टू व्हीलर की लिस्ट में बजाज, TVS और सुजुकी की गाड़ियां प्रमुख रूप से शामिल रही है। कंपनी हीरो स्प्लेंडर को अलग अलग इंजन ऑप्शन के साथ बेचती है। इसका सबसे पॉपुलर और किफायती मॉडल स्प्लेंडर प्लस है। इसकी कीमत की बात करें तो 70,658 रुपए एक शोरूम दिल्ली से शुरू होती है। इसके अलावा कंपनी के पास सुपर स्प्लेंडर, स्प्लेंडर आई स्मार्ट, स्प्लेंडर प्लस, एक्सटैग जैसे मॉडल्स भी उपलब्ध हैं। यूपीआई पेमेंट के लिए नहीं देना होगा कोई चार्ज, जानिए वित्त मंत्रालय ने क्या कहा। यूपीआई ने डिजिटल रूप से पैसों के लेन देन को आसान बना दिया है। अब तक देश में यूपीआई से भुगतान पर कोई चार्ज नहीं वसूला जाता है। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई से भुगतान पर चार्ज वसूलने के संकेत दिए थे, जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने इस पर सफाई देते हुए रविवार यानी 21 अगस्त को कहा कि सरकार का फिलहाल यूपीआई पर चार्ज लगाने का कोई इरादा नहीं है। वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा, यूपीआई एक डिजिटल पब्लिक सर्विस है जिसका मकसद जनता की सुविधा और अर्थव्यवस्था लाभ है। यूपीआई सेवाओं के लिए कोई चार्ज लगाने का फिलहाल सरकार का कोई विचार नहीं है। लागत वसूली के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स को अन्य माध्यमों का सहारा लेना होगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।